नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार द सक्सेस जोन चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे। क्लास 10th के बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर जैव प्रक्रम एवं पोषण का एक टॉपिक पाचन तंत्र से संबंधित आज का लेक्चर हम लोग करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पाचन तंत्र होता क्या है। ठीक है, देखिए पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, अंगों के वैसे समूह जो शरीर में भोजन के पाचन की क्रिया में सहायक होता है, पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद पाचन समझिए क्या होता है। पाचन मतलब डाइजेशन, ठीक, डाइजेशन भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पाचन कहलाता है। ठीक, पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया 5 चरणों में समाप्त होती है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। ठीक है, अब एक एक कर समझते हैं कि अंतर्ग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है। ठीक है, देखिए अंतर्ग्रहण भोजन को मुंह में लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी भोजन को निगलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण बोलेंगे। ठीक है, पाचन क्या होता है, भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। ठीक है, क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। ठीक है, अवशोषण पचे हुए भोजन को रक्त में पहुंचाना। ठीक है, पचे हुए भोजन को रक्त में पहुंचाने क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। ठीक है, स्वांगीकरण शरीर में अवशोषित भोजन का उपयोग क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। ठीक है, उसके बाद बहिष्कृत अपचे भोजन का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है, बहिष्कृत कहलाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक, अब आगे चलिए हम मनुष्य के पाचन तंत्र के प्रमुख अंग की बात करते हैं। ठीक है, देखिए मनुष्य के पाचन तंत्र के प्रमुख अंग निम्न है। पहला मुख गुहा, माउथ कैविटी। ठीक है, आमाशय, स्टोमच, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। चौथा है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, पांचवा है अग्नाशय। ठीक है, पेंक्रियाज, और छठा है लीवर। ठीक, अब चलिए हम सबसे पहले पाचन तंत्र का पहला अंग, ठीक है, मुख गुहा की बात हम करते हैं। ठीक है, देखिए मुख गुहा, ठीक है, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है जो दो मांसल होठ से बंद रहते हैं एवं इसमें जीभ, दांत एवं 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब हम जीभ, दांत एवं लार ग्रंथियां के बारे में हम एक एक कर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम एक एक कर पढ़ते हैं। ठीक, देखिए पहले हम जीभ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, टोंग। देखिए जीभ एक मांसल संरचना है जो पीछे वाले हिस्सों के गर्दन से जुड़ी रहती है। ठीक, जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे ग्रंथियां पाई जाती है जिसे स्वाद कलियां कहा जाता है। स्वाद कलियां जैसे कि टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है उसको। ठीक है, मनुष्य के जीभ में 8,000 से 10,000 स्वाद कलियाएं पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए स्वाद कलिकाएं कुल 4 प्रकार के स्वाद का पता लगा सकती है। स्वाद कलिकाएं जो है 4 प्रकार की स्वाद का पता लगाती है। ठीक है, उसको हम बारीकी से समझते हैं। ठीक, देखिए
देखिए ये जीभ की चित्र है, ठीक है। देखिए ये आगे वाला भाग है, ठीक है। आगे वाला भाग से ये मीठा स्वाद को पता करता है, ठीक है। देखिए ये साइड वाला जीभ का साइड वाला भाग है, ठीक है। इस भाग से क्या करता है, नमकीन स्वाद का पता करता है, और इस वाला भाग से जो है, ठीक है, खट्टा का पता करता है, और सबसे पीछे वाले भाग को कड़वा का पता करता है, और बीच में जो है कोई स्वाद का जो है पता नहीं लगता है, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए हम जान लेते हैं, ठीक है। तो जीभ के अग्र भाग से मीठा स्वाद पता चलता है, जीभ के दूसरे भाग से खट्टा एवं तीसरे भाग से नमकीन का पता चलता है, ठीक है। देखिए जीभ के आगे वाला भाग से क्या मीठा चला पता, और जीभ के दूसरे एवं तीसरे भाग से दूसरा से खट्टा और तीसरा से नमकीन का पता चलता है, ठीक है। जीभ के पश्च भाग से कड़वा का पता चलता है, जीभ के पश्च भाग से बीटर मतलब कड़वा का पता चलता है, ठीक है। और जीभ के बीच वाला भाग स्वादहीन होता है, ठीक है। बीच वाला भाग में कोई स्वाद का पता नहीं चलता है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब दांत के बारे में जान लेते हैं। दांत मतलब टीथ, ठीक है। दांत कैल्शियम फॉस्फेट के बने होता है, ठीक है। एनामेल एनामेल के कारण दांत क्या होता है, सफेद दिखते हैं हम, ठीक है। एनामेल शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, ठीक है। एनामेल जो है सबसे मजबूत हड्डी है, ठीक है। इसको जबड़े की हड्डी भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एनामेल के अंदर वाला भाग को डेंटाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं, ठीक है। देखिए फ्लोरीन की अधिकता से दांत कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। फ्लोरीन की अधिकता से क्या होता है, दांत कमजोर हो जाता है, ठीक। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांत सड़ने लगता है, ठीक है। सड़ के क्या होता है, झड़ने लगता है। तो मुंह का अम्लीयता जो है 5.5 से कम हो जाने के बाद क्या होता है कि दांत झड़ने लगता है, ठीक है। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होता है, ठीक है। कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। मनुष्य में अस्थाई दांतों की संख्या 12 होता है। मनुष्य में जो है अस्थाई दांतों की संख्या 12 होता है, क्योंकि ये जो है एक ही बार जन्मते हैं, ठीक है। अब देखिए मनुष्य में दूध का दांतों की संख्या 20 होती है। दूध वाला दांत क्या होता है कि एक बार जन्म जाता है, उसके बाद फिर टूट के फिर जन्मता है, ठीक है। तो इस तरह से 20 20 40 और 12 दांत जो है एक ही बार जन्म लेते हैं, ठीक है। तो 40 और 12 52, ठीक है। तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांतें क्या होता है, निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए मनुष्य में 4 प्रकार के दांतें पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसको जो है हम बारीकी से समझते हैं, 4 प्रकार के दांत कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए ये देखिए इसको किंतक इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर, ठीक है। ये काटने वाला दांत होता है, ठीक। रत्नक केनाइन, ठीक है, ये फाड़ने वाला दांत होता है, ठीक है। अग्रचवर्णक प्री मोलर, ये महीन या पीसने वाला दांत होता है, ठीक। ये चवर्णक है, मोलर है, ठीक है, ये पीसने एवं निगलने वाला दांत होता है, ठीक है। चलिए हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए दांत का ऊपर वाला जबड़ा का भाग है ये, ठीक है। देखिए इधर 8 है और इधर 8 है, ठीक है। तो ये दोनों दांत इंसीजर, और इधर भी ये दोनों दांत इंसीजर, ठीक है। तो आगे वाला चारों दांत को क्या बोलेंगे, इंसीजर बोलेंगे, ठीक है। इसी को शायद स्माइल टीथ कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला दांत जो है केनाइन है, तो इधर वाला दांत भी क्या होगा, एक केनाइन होगा, ठीक है। देखिए ये दोनों दांत क्या है, प्रीमोलर है, ठीक। तो इधर वाला भी 2 दांत क्या होगा, प्रीमोलर, ठीक है। इस तरह से देखिए ये लास्ट में क्या है, मोलर है। 3 गो दांत इधर जो है मोलर है, तो इधर भी क्या होगा, 3 दांत मोलर होगा, ठीक है। इस तरह से 8 और 8 16, तो यही प्रक्रिया नीचे भी होगा, नीचे वाला जबड़ा में भी होगा, ठीक है। तो 16 16 32 हो जाएगी, ठीक है। अब दंत सूत्र से समझ लेते हैं कि कितने दांत पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए दंत सूत्र, ठीक है, ये वयस्क में है, ठीक है। देखिए आज तक ही इंसीजर होता है, ठीक है। 2 गो ऊपर मतलब
दूगो जो है इस साइड में होता है, ठीक है, दूगो इसके नीचे भी होगा और इधर भी होगा, ठीक है। तो 2 और 2 4, 4 दूना कितना हुआ 8, तो इंटीजर की संख्या कितनी होगी 8 होगी, ठीक है। केनाइन देखिए, एक और एक 2 और 2 दूना 4 होगा, ठीक है, तो केनाइन की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। प्रीमोलर 2 और 2 4, 4 हुआ तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीमोलर की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। मोलर 3 3 6, 6 दूना 12, तो मोलर की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है। चलिए कुछ और दांत है, ठीक है, जिसको हम समझते हैं, जैसे कि होमोडोंट, ठीक है, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मछली इस सब में पाए जाते हैं, उसको होमोडोंट बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि मछली में कौन सा दांत पाया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, होमोडोंट पाया जाता है, ठीक है। देखिए, जैसे मनुष्य एवं सभी स्तनधारी में कैसा दांत पाया जाता है, हेटेरोडोंट पाया जाता है। कैसा दांत पाया जाता है, हेटेरोडोंट, ठीक है। इस तरह से हम दांत को अच्छा से समझ पाए। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। देखिए, आगे हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, हम लार ग्रंथियां, ठीक है, लार ग्रंथियां, ठीक है, सेलेब्री ग्लैंड, ठीक है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। यह मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जीभ के नीचे तथा जीभ और गला के किनारे पर पाई जाती है, ठीक। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां इस प्रकार है, ठीक है। देखिए, प्रोडिट प्रोडिट ग्रंथि, प्रोडिट ग्लैंड, ये सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है। उसके बाद सब मैंडिबल लार ग्रंथियां, सब मैंडिबल सिलेबरी ग्लैंड, ठीक है, ये जो है मिडिल में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, ठीक है, सबलिंगुअल सिलेबरी ग्लैंड, ठीक है, ये सबसे छोटी होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है, तो प्रोडिट ग्रंथि होती है, ठीक है, और सबसे छोटी कौन होती है, सबलिंगुअल लार ग्रंथि होती है। अब देखिए, प्रोडिट लार ग्रंथि में विषाणु के कारण गलसुआ, मेम्स, MUMP, मम्प मम्प रोग हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण गाल में सूजन आ जाता है, गाल में सूजन आता है, ठीक है, कि बस लगभग जो है गाल जो है ना फूल जाता है, ठीक है। यही यही जो है पेरोडिट लार ग्रंथि में ये विषाणु के कारण संक्रमण हो जाता है, उसी के कारण जो है ये होता है रोग, ठीक है। जैसे लार का पीएच मान कितना होता है 6.6 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, लार में टाइलिन एंजाइम स्रावित होती है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही प्रारंभ होता है, ठीक है। कहाँ से होता है प्रारंभ, मुंह से ही हो जाता है प्रारंभ। अब अगला देखिए, पाचन तंत्र का अगला अंग, ठीक है, क्या है, अमाशय है। हम अमाशय को समझते हैं कि अमाशय क्या होता है, ठीक है। जैसे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, अमाशय जो है आहार नाल का सबसे क्या होता है चौड़ा भाग होता है, जिसकी संरचना थैलीनुमा होता है। कैसी होती है, थैलीनुमा होती है, ठीक है। भोजन मुख गुहा से ग्रास नली होते हुए अमाशय में पहुंचती है, ठीक, कहाँ पहुंचती है, अमाशय में पहुंचती है, ठीक है। इसमें 3 प्रकार का जठर रस गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है, ठीक है। चलिए हम उस तीनों जठर रस को हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, पहला है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यह भोजन में उपस्थित जीवाणु को मारता है एवं भोजन को अम्लीय बनाता है, और एंजाइम को सक्रिय करता है, जिससे भोजन क्या होता है जल्दी पच जाता है, ठीक है। यही जो है HCl का काम है, ठीक है। अब अगला है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव में बनेगा, ठीक है, कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो अमाशय में होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे है रेनिन एंजाइम। ठीक है, रेनिन एंजाइम समझते हैं कि क्या होता है रेनिन एंजाइम। ठीक है, देखिए रेनिन एंजाइम केसिन प्रोटीन को पारा कैसिनेट में बदलता है। ठीक है, कैसिन प्रोटीन को पारा कैसिनेट में बदलता है, जिससे दूध का पाचन होता है। ठीक है, तो दूध का पाचन किससे होता है, रेनिन एंजाइम से होता है। ठीक है, कैसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग उजला होता है। ठीक है, यही कैसिन प्रोटीन के कारण क्या होता है, दूध का रंग उजला होता है। ठीक है, आमाशय में पचे हुए भोजन को कायम कहते हैं। ठीक है, CHYME कायम, कायम कहते हैं। ठीक है, आमाशय में पचे हुए भोजन को क्या बोला जाता है, कायम कहते हैं। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, अब अगला अंग हम पढ़ते हैं। ठीक, देखिए आहार नाल का अगला अंग है, सॉरी पाचन तंत्र का अगला अंग छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आहार नाल, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो छोटी आंत है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 8 मीटर होती है। ठीक, अब देखिए भोजन आमाशय के बाद छोटी आंत में पहुंचती है और यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, अब देखिए छोटी आंत को, छोटी आंत को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। ठीक, देखिए ग्रहणी डेडूनम, ठीक है, सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, क्या सबसे छोटा भाग होता है, जेजूनम, इसे भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें जो है ना भोजन का पाचन क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, इलियम, इलियम क्या होता है कि सबसे बड़ा भाग होता है, इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, अब देखिए छोटी आंत में बचे भोजन को चाइल, CHILE, चाइल कहते हैं। ठीक है, इसमें जो भोजन पच जाता है उसको क्या बोलते हैं, चाइल कहते हैं। ठीक है, छोटी आंत से 5 प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है। ठीक है, तो चलिए हम ये 5 प्रकार के एंजाइम को हम अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए पहला है इरेप्सिन। ठीक है, इरेप्सिन एंजाइम क्या करता है, पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदलता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि पेप्टोन को एमिनो एसिड में कौन बदलता है। ठीक है, तो इरेसिन बदलता है। ठीक है, सुक्रेज, सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में क्या करता है, बदलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, लैक्टोज क्या करता है, लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लाइकोटोज में बदलता है। ठीक है, एक है लाइपेज, फैट को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है, वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट VVI इसको याद करिए। ठीक है, और उसके बाद इसको याद करिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है मोस्ट VVI है आपके लिए। ठीक है, देखिए अब अगला जो है अंक पढ़ते हैं हम बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत क्या होता है, चलिए हम लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है उसके बारे में हम अच्छी तरह पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में
खुलती है एवं जल का अवशोषण इसी आंत में होता है। ठीक है, तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। बड़ी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। ठीक है, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम सीकम जो है छोटी आंत एवं बड़ी आंत इसी में मिलता है। मतलब क्या होता है कि ये बॉर्डर है छोटी आंत और बड़ी आंत का। छोटी आंत और बड़ी आंत जो है यही में मिलता है, इसी पे। ठीक है, कोलन क्या होता है? इसे बैक्टीरिया के कारण विटामिन जो है के का निर्माण करता है। ठीक है, कोलन में बैक्टीरिया जो है विटामिन के का निर्माण करता है। ठीक है, रेक्टम है, रेक्टम शरीर से बाहर मल इसी से निकलता है। ठीक है, रेक्टम क्या करता है कि शरीर से जो है मल मतलब गंदा चीज को, ठीक है, इसी से निकलता है। ठीक है, अब देखिए सीकम के शीर्ष पर अपेंडिक्स होता है जो एक प्रकार का अवशेषी अंग, ठीक है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, अवशेषी अंग है। ठीक, अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है जिसको शरीर से हटा देने पे शरीर को कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम अगला चलते हैं, पाचन तंत्र के अगला भाग हम चलते हैं अग्नाशय पे। ठीक है, अग्नाशय समझिए क्या होता है। ठीक है, पेंक्रियाज जिसको बोला जाता है। ठीक है, यह पीले रंग की एक ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे एवं ग्रहणी को घेरे हुए स्थित होता है। ठीक, इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। ठीक है, ये एंजाइम और हार्मोन क्या करता है? दोनों स्रावित करता है। ठीक, अगला पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, ठीक है, तो अग्नाशय हो जाएगी। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह मुख्यतः 3 प्रकार का एंजाइम स्रावित करता है। ठीक है, तो हम ये तीनों एंजाइम को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा एंजाइम को स्रावित करता है। ठीक है, ये देखिए ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, एमाइलेज है। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ठीक है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। ठीक है, देखिए एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में बदलता है। ठीक, लाइपेज, लाइपेज देखिए फैट को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है, वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है, लाइपेज। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है अग्नाशय के अंदर द्वीप की तरह संरचना दिखाई देती है जिसे लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 प्रकार का कोशिका पाया जाता है। ठीक, 3 प्रकार का कोशिका क्या होता है? इसमें पाया जाता है। ठीक, देखते हैं कौन कौन सी कोशिका इसमें पाया जाता है। ठीक है, देखिए अल्फा कोशिका, अल्फा सेल। ठीक है, बीटा कोशिका, बीटा सेल, और डेल्टा कोशिका, डेल्टा सेल। ठीक है, तो अल्फा कोशिका जो है एक हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन का स्राव करता है? ग्लूकागॉन को। इससे ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। कौन स्रावित करता है? ग्लूकागॉन। ठीक है, बीटा कोशिका, बीटा सेल। ठीक है, इससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से ही हमारे शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, जिसको आप लोग शुगर के नाम से जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए डेल्टा कोशिका। ठीक है, डेल्टा सेल क्या करता है? इससे सोमाटोस्टैटिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, डेल्टा सेल क्या करता है? सोमाटोस्टैटिन हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है,
ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकती है। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक, मेरा अगला टॉपिक है, देखिए लीवर। ठीक है, यकृत, जिगर, कलेजी। ठीक है, सब जो है लीवर को ही बोला जाता है। ठीक, अब देखिए कि यकृत या होता क्या है। ठीक है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन लगभग 1.5 केजी होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि लीवर का वजन कितना होता है, तो लगभग 1.5 केजी होता है। और ये भी पूछ सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ठीक है, कौन है, लीवर है, यकृत है, जिगर है, कलेजा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद करिएगा। ठीक है, अब देखिए यकृत पीत का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पीत का, जो पित्ताशय में क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, एवं यह पीत वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है, पायसीकरण करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, पीत जो है वसा का क्या करता है, तो पायसीकरण करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए पीत एक क्षारीय द्रव है। ठीक है, और क्षारीय द्रव है लेकिन हरा रंग का होता है। ठीक है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है। एवं इसका हरा रंग वाइलीवर्डिन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, वाइलीवर्डिन, ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। इसी के कारण क्या होता है, इसका पीत का हरा रंग होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यकृत में अमोनिया NH3, ये अमोनिया का सूत्र है। ठीक है, से यूरिया NH2CO NH2, ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, का निर्माण करता है। ठीक है, यकृत में अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है, मतलब अमोनिया से यूरिया का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, यकृत मतलब लीवर विष पॉइजन को निष्क्रिय बना देता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम थोड़ा सा जहर भी अगर पीते हैं तो उसका जो है प्रभाव, निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, जहर का प्रभाव जो है खत्म कर देगा। ठीक है, तो लीवर ये भी करता है। ठीक, अगला पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, जब बच्चा भ्रूण अवस्था एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है तो उसमें अस्थिमज्जा का विकास नहीं होता है, जो आरबीसी का निर्माण, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, ठीक है, का निर्माण लीवर यानी कि यकृत में होता है। एवं इसकी मृत्यु भी यकृत में ही हो जाती है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में रहता है तो उसमें अस्थिमज्जा विकसित नहीं होती है। अस्थिमज्जा का मतलब क्या होता है कि जब हड्डी के बीच में पाया जाता है, जैसे कि आप लोग चिकन या मुर्गा खाते होंगे तो जब हड्डी दांत मारते होंगे हड्डी में तो उससे जो है कुछ भूसा टाइप का निकलता है हड्डी के अंदर से। ठीक है, उसी को बोलते हैं अस्थिमज्जा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में रहता है तो उसमें अस्थिमज्जा नहीं होता है, तो उसमें जो है ब्लड जो है, ठीक है, लीवर में ही तैयार होता है और लीवर में ही क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं। देखिए यकृत से ही हिपेरिन का निर्माण होता है जो रक्त ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, हिपेरिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो यकृत से ही निर्माण होता है इसका। ठीक है, अगर ये हिपेरिन जो है अगर ब्लड में उपस्थित होता है तो क्या होता है कि ब्लड को जो है जमने ही नहीं देता है। ठीक है, इस तरह से आज का हम पाचन तंत्र का हर एक टॉपिक को हमने क्लियर किया। आप लोगों को समझ में आया होगा जितना हमने आज आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ठीक है, एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।